नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। आज के इस वीडियो में आप मेरे साथ में भारतीय इतिहास से का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुग़ल काल को जानेंगे। इससे जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको मैंने इसमें सभी को शामिल कर रखा है। सारे जितने इसके शासक हुए उनके बारे में भी मैंने जो इम्पोर्टेंट हैं उनको शामिल कर रखा है। इसके बाद में इसको ज़रा सा भी आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन ज़रूर हमेशा कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका UP पेट होगा या कोई भी और एग्ज़ाम हो, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे ज़रूर। इसलिए इसको पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको कंप्लीट हम 2 वीडियो में करेंगे। इसमें हम सारे शासकों के बारे में जान लेंगे और अगले वीडियो में हम उसके जो भी इम्पोर्टेंट किताबें हैं, जैसे इमारतें हैं, जैसे मैंने इससे पहले सल्तनत काल में भी आपको बताया था, तो उस तरह इसमें भी सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होंगी, शासन व्यवस्था होगी और राजस्व व्यवस्था कैसे थी, वो सारे इम्पोर्टेंट बातें हम दूसरे लेक्चर में जान लेंगे। इसमें हम जानेंगे इनके सारे शासकों के बारे में, जिन्होंने जो इम्पोर्टेंट काम किए, जिनकी जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई और कब शासक बने, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही अच्छी तरीके से इस लेक्चर में जान लेंगे। तो इसको छोड़िएगा नहीं, पूरा इस स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा पूरा। तो करते हैं हम अपना मुग़ल काल। मुग़ल काल 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के अंतिम लोधी सुल्तान इब्राहिम लोधी की बाबर द्वारा हत्या के बाद मुग़ल राजवंश की स्थापना होती है। इसमें बाबर हत्या कर देता है। इसको मैंने आपको बताया, लोधी वंश पढ़ा था आपने, अंतिम शासक उसका इब्राहिम लोधी था। ये चीज़ आपने सब पढ़ ली है। अब इसके बाद में आगे हमारा मुग़ल वंश चल रहा है। फिर मुग़ल वंश में कुल 19 शासक हुए। इनमें से 6 शासक को महान सम्राट कहा जाता है, मुग़ल सम्राट कहा जाता है। कौन कौन से हैं वो? हमारे बाबर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे हुमायूं, तीसरे नंबर पे अकबर, चौथे नंबर पे जहांगीर और पाँचवें पे शाहजहां और छठे पे औरंगजेब। मेन इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें जो पूछी जाती हैं वो इन्हीं से ही पूछी जाती हैं आपकी हमेशा। चलिए अब शुरू करेंगे आगे। हम सबसे पहले जानेंगे बाबर के बारे में, फिर इसी तरह एक एक करके हम हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब सबके बारे में जान लेंगे। बाबर ने कब से कब तक शासन किया? बाबर ने 1526 ईस्वी से लेकर के 1530 ईस्वी तक शासन किया। बाबर भारत में मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कहलाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर चगताई तुर्क था। बाबर 1507 ईस्वी में कंधार विजय के समय उसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। खाने का प्रयोग बाबर की सफलता का एक प्रमुख कारण था और यही बाबर ने ही भारत में तोप का इस्तेमाल जो है वो इसी ने ही शुरू किया था। बाबर ने जो है कौन कौन से युद्ध लड़े? 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे। कौन से थे? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल। ये पूछा जाता है आपसे, 21 अप्रैल। इसको कलर चेंज कर लें। हाँ, 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। ये युद्ध था किसके किसके बीच? बाबर और पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोधी। यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किनके किनके बीच में हुआ था और कौन जीता था उसमें? तो इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य हुआ था और जिसमें विजय हुई थी बाबर की, और इब्राहिम लोधी को हराया था बाबर ने और इनका कत्ल भी कर दिया था। फिर दूसरा था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 16 में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था। किसके किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में। ठीक, खानवा का युद्ध हुआ था। बाबर ने इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की। इसमें इम्पोर्टेंट बातें जो हैं आपकी, इसमें गाजी की उपाधि धारण की थी, उपाधि। ठीक, ये चीज़ हो गई। फिर आगे बढ़ेंगे तो चंदेरी का युद्ध आता है। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर ने चंदेरी के शासक कौन थे? मेदिनी राय इनको हराया था। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ था। फिर उसके बाद आता है घाघरा का युद्ध। ये 1529 में बाबर ने अफ़गानों को हराया था। अफ़गानों के मध्य हुआ था ये युद्ध। ये चीज़ें हो गई आपकी। फिर इसके बाद में बाबर की जो है मृत्यु हो जाती है। कब होती है मृत्यु? इसकी मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को
इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद बाबर को काबुल में दफनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एक बार नहीं 2-3 बार पूछा गया है। अलग अलग एग्ज़ाम्स के पेपर में मैंने देखा है कि बाबर का ये पूछा गया है कि कहाँ पे दफनाया गया था, तो काबुल में दफनाया गया था। बाबर ने मीर क्या है ये जानते हैं। बाबर ने प्रधानमंत्री के समान पद सृजन किया था, उसको मीर कहते थे। प्रधानमंत्री के इक्वल होता था मीर, ठीक। फिर उसके बाद बाबर ने अपने को सुल्तान के स्थान पर बादशाह पुकारा था। बादशाह कहता था अपने आप को, सुल्तान नहीं कहता था। सुल्तान जो है वो सल्तनत काल के जो थे उन्होंने सुल्तान कहा था, आपको याद होगा। जहाँ तक जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी हैं वो सारी वो वीडियो देख लें। और ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक भी कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर डेली जो क्विज़ होते हैं आपके, जो भी मैं पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड क्विज़ आपको उस पे मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सभी क्वेश्चन, किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में वो पूछे गए हुए होते हैं। और रोज़ शाम को 8 बजे आपका इंग्लिश का क्विज़ होता है, 9 बजे आपका टॉपिक वाइज जीएस का क्विज़ होता है। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं इस पर कि आप जब पढ़ लेंगे उसके बाद क्विज़ देंगे, उससे आपको सब चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। जो कुछ अगर कुछ छूट भी जाता है तो वो आपको क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाता है आपका। बाबर की आत्मकथा, बाबरनामा। बाबर की आत्मकथा पूछी गई है आपसे, क्या नाम है उसका? बाबरनामा। इसका नाम एक और है, वो क्या है? तुजूक ए बाबरी। बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? एक बार ये क्वेश्चन आया है, ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबर ने तोपों का प्रयोग भारत में प्रारंभ किया था। बाबर के ही द्वारा जो है तोपों का प्रयोग प्रारंभ किया गया। उसने मुबैयान नामक शैली को जन्म दिया था। नामक शैली, ये शैली है। और तमगा नामक कर को समाप्त किया था। तमगा कर को समाप्त किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तमगा कर समाप्त कर दिया था, समाप्त, ठीक। ये हो गया आपका। फिर आगे बढ़ते हैं। उसने कला के क्षेत्र में चारबाग शैली, ये चारबाग शैली की बात पूछी गई है। एक बार क्वेश्चन आया है चारबाग शैली। चारबाग शैली का प्रचलन किया और आगरा में प्रसिद्ध आराम बाग बनवाए थे। आराम बाग इसी ने ही बनवाए थे बाबर ने। फिर बाबर ने पानीपत एवं संभल की मस्जिदें बनवाई थी। बाबर, ये सारी चीज़ें अभी हम आपको फिर से आगे भी बताएंगे, दोबारा बताएंगे जब सबके ही पूरे आपको कंप्लीट डिटेल देंगे तो उस जगह पे भी आपको ये सारी बता देंगे। पूरी एक लिस्ट पूरी दे देंगे आपको, जिसमें आपको सारे किसने कहाँ क्या इमारतें बनवाई, क्या चीज़ें थी, वो पूरे मुग़ल काल की आपको मिल जाएंगी। और एक ही सामने एक ही बार में रहेगा। और उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाई, जिसके लिए बहुत ही विवाद चला। ये बाबरी मस्जिद किसने बनवाया था, ये इस चीज़ को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मीर बाकी ने बनवाया था, ये नाम है, सेनापति था, बाबर का सेनापति, बाबरी मस्जिद बनवाई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शायद पूछा जा सके। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला शासनकाल आता है हुमायूं का। हुमायूं रहता है 1530 ईस्वी से लेकर 1540 ईस्वी तक। फिर उसके बाद में 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक, इसके बीच में शासनकाल इसका नहीं चलता है, ठीक। फिर देखेंगे इसमें आगे, जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। बाबर का पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था इसका जन्म। काबुल में इसका जन्म हुआ था। 1526 में हुमायूं को हिसार, फिरोजाबाद, पहले हिसार फिर फिरोजाबाद का ज़िला, फिर उसके बाद संभल की जागीर दी गई थी इसको। इनको ये पहले हिसार का ज़िला दिया गया, फिरोजाबाद दे दिया गया, फिर उसके बाद जागीर दी गई कहाँ की? संभल की, संभल, ठीक। इनकी जागीर दी गई। बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 को लिखा है कहीं नहीं, इसमें 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को नसीरुद्दीन हुमायूं, इसका पूरा नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं, को भारत का नया मुग़ल शासक बना। फिर हुमायूं ने दोहरिया नामक स्थान पर अफ़गानों से युद्ध किया और उन्हें हरा दिया। दोहरिया, ठीक, ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद 1539 में हुमायूं एवं शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ पूछी जाती है। शेर खां के बीच में, यहाँ खां होगा, शेर खां,
ठीक, ये ना नहीं होगा। शेर खां के बीच चौसा का युद्ध हुआ जिसमें हुमायूं की हार हो जाती है। कब? 1539 में। देखिए 1540 तक में किया है वही चीज़ है, 1539 में इनकी हार हो जाती है। शेर खां ने इस युद्ध के बाद स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है, कहता है कि अब ये नहीं सुल्तान है, हम सुल्तान हैं, और उसने अपने आप को शेर शाह की उपाधि ले लेता है शेर खां। फिर उसके बाद 1540 में कन्नौज में के युद्ध में शेर शाह ने फिर हुमायूं को हरा दिया तथा उसके राज्य पर अधिकार कर लेता है। अब इनका यहाँ से 40 से शासनकाल ख़त्म। फिर इनके बाद में ये हट जाते हैं, उसके राज्य पर अधिकार जब इनका हो जाएगा तो उसका शासनकाल चलने लगेगा। शेर शाह की मृत्यु के बाद 1555 ईस्वी में हुमायूं ने सरहिंद के युद्ध में फिर से इसके जो वंशज थे, शेर शाह के वंशजों को हरा देता है। फिर उसके बाद में पुनः हरा के पूरे भारत का सुल्तान फिर से बन जाता है, पुनः भारत का फिर सुल्तान बन जाता है ये। तब इसकी देखिए 1555 में हराया फिर से, तब यहाँ से इनका ये जो का शासनकाल की ड्यूरेशन दे रखा है वो ये वाला है। ठीक, इस तरह से होता है। फिर इसने एक पुस्तकालय बनवाया था जिसका नाम रखा शेरमंडल हुमायूं ने दिल्ली के पुराने किले में। दिल्ली के पुराने किले दीन पनाह में शेर मंडल नामक पुस्तकालय बनाया था। फिर उसके बाद 27 जनवरी 1556 ईस्वी में इसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन से शासक की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु होती है, तो ये चीज़ आपसे पूछी गई, हुमायूं की होती है। फिर इसके बाद में लेनपूल के बारे में जानते हैं। लेनपूल एक व्यक्ति ने लिखा इनके बारे में, हुमायूं के बारे में कहा कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा तथा लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हो गई। इनके द्वारा लिखा गया है। ये भी एक बार पूछा गया है कि ये किसने कहा। वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा तथा लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हुई। ये भी आपसे पूछा गया है। ठीक, मृत्यु हो गई। आगे नंबर आता है अकबर का शासनकाल चला है 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल था। अकबर का जन्म कहाँ हुआ? अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को इसका जन्म हुआ। इसकी माता का नाम क्या था? हमीदा बानू बेगम इसकी माता का नाम था। उसने बचपन का नाम इनके जान लीजिए, क्या नाम था अकबर का? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनके बचपन का नाम था, रखा गया। फिर बैरम खां अकबर का रक्षक था, जिनके बारे में जाना होगा, आप जानते ही होंगे, नाम सुना होगा ज़रा सा भी अगर पढ़ा होगा तो। हुमायूं की मृत्यु के बाद पंजाब में गुरदासपुर ज़िले के निकट कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को 14 वर्ष की आयु में अकबर को मुग़ल बादशाह घोषित कर दिया गया था। ठीक, ये चीज़ हो गई। ये चीज़ पूछी गई है आपसे, कितनी वर्ष की आयु में अकबर जो है शासक बना था? 14 वर्ष की आयु में इसको मुग़ल बादशाह घोषित किया गया था। अब अकबर ने बैरम खां को अपना वकील नियुक्त किया। वकील को वजीर भी कहा जाता है, वजीर नियुक्त किया, और इनको उपाधि दी खान ए खाना। अब ये जब छोटा है तो इसको जो है यही सब समझाते थे कि इस तरह काम करना है, तो ये वही तरह से काम किया करता था। फिर उसके बाद में अकबर के शासन के शुरुआत के वर्षों में उस पर उसके रिश्तेदारों का प्रभाव था। यही जितने लोग बड़े बड़े जो भी थे वो जो समझाते थे उस हिसाब से वो काम करता था, क्योंकि एज भी कम थी उसकी। फिर इसी टाइम को ही इसीलिए पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन भी कहा गया है, क्योंकि दूसरों के हिसाब से ही काम चलता रहता था, तो इसको पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार भी कहा गया। अकबर की आयाओं में जीजी, अनगा या माहम अनगा सबसे प्रमुख थी। अब इसमें जो है इनके पति थे शमसुद्दीन ने कन्नौज युद्ध में हुमायूं की जान बचाई थी। उसके बाद जो है ये इनकी भी का काम करती थी। आदिल शाह सूर्य के प्रधानमंत्री हेमू ने हुमायूं की मृत्यु के बाद मुग़ल राज्य पर अधिकार कर लिया था तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें 1556 में होता है ये।
1556 में होता है। यह हेमू और अकबर के बीच में होता है। हेमू और अकबर के बीच हुआ, जिसमें हेमू मारा जाता है, हेमू हारता है। ठीक, हेमू हार जाता है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1575 में, यह है इबादत खाना, 1575 ईस्वी में इबादत खाना का निर्माण किया, जिसमें धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श होता था। इबादत खाने में धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श, धार्मिक, ये तो डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं कि इबादत खाने क्या था। ये चीज़ आपसे बहुत जगह क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ये इबादत खाने में क्या होता था और कब इसका निर्माण हुआ। 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण हुआ। फिर मजहरनामा अगला आता है। मजहरनामा घोषणा पत्र जारी किया था। ये क्या था? घोषणा पत्र। 1579 ईस्वी में जारी किया। अकबर के पिता मजहरनामा का निर्माण अबुल फजल के पिता शेर मुबारक ने किया था। इसका निर्माण किया था शेख मुबारक ने इसका निर्माण किया था। ठीक, ये हो गया। फिर आगे दीन इलाही, बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि दीन इलाही क्या था। अकबर ने एक नौ धर्म की स्थापना की, जिसको दीन इलाही धर्म कहलाया। ये इसकी स्थापना 1581 ईस्वी में की गई और उनका नाम तबहीद ए इलाही अर्थात इसका मतलब था दैवीय एकेश्वरवाद। ठीक, और इसके बाद इसका प्रधान कौन था? अबुल फजल इसका प्रधान था। प्रधान पुरोहित इसका यही था, अबुल फजल। इसके बाद में सबसे पहले ज्वाइन किसने किया? सबसे पहला सम्मिलित होने वाला शासक राजा बीरबल। इनके 9 रत्नों में से एक भी थे राजा बीरबल। अकबर को सबसे अधिक हिंदू धर्म ने प्रभावित किया। हिंदू त्योहारों को मनाना, तिलक लगाना, झरोखा दर्शन आदि अकबर ने हिंदू धर्म से लिया था। 1573 में अकबर ने सूरत में महान पारसी पुरोहित दस्तूर जी मेहर जी राणा से भेंट की और उन्हें अपने दरबार में भी बुलाया। फिर पारसी धर्म के प्रभाव से अकबर ने सूर्य पूजा पारसी धर्म से ली थी। सूर्य पूजा, प्रकाश पूजा प्रारंभ की। फिर पारसी त्योहारों को भी मनाना शुरू किया इसने। पारसी सभी धर्मों को सद्भाव के साथ में इसने काम किया। फिर 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। कहाँ पर? 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। इसने और भी लोगों को बुलाया था। 1582 ईस्वी में अकबर ने गुजरात से तपगच्छ के महान जैनाचार्य, ये तो पारसी धर्म बता दिया था, ये बता दिया था, साथ में जैन धर्म, जैनाचार्य हीर विजय सूरी, जगत गुरु की उपाधि इनको दी। ठीक, ये चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे बताते हैं आपको अकबर के 9 रत्नों के बारे में। अकबर के 9 रत्न में कौन कौन शामिल था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तानसेन प्रसिद्ध संगीतकार थे, मूलतः ग्वालियर के थे। इनका वास्तविक नाम पूछा गया है बहुत बार क्वेश्चन। रामतनु पांडे था। इनकी गायन कला से मंत्रमुग्ध होकर अकबर ने इनको तानसेन की उपाधि दी थी। ठीक, ये हो गया। फिर दूसरे नंबर पे थे बीरबल, राजपूत सरदार थे जिन्हें अकबर ने राजा तथा कविप्री की उपाधि दी थी। इनका वास्तविक नाम महेश दास, ये सबके वास्तविक नाम बहुत बार पूछे गए हैं, महेश दास था। ये अपनी वाक्पटुता तथा चातुर्य के लिए प्रसिद्ध थे। यूसुफजाई कबीले पर आक्रमण के समय इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद अब्दुल रहीम खान ये खाना इनको बता दिया आपको। ये जो है ये अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। खाना से आपको याद आ गया होगा। मूल नाम अब्दुल रहीम था और इनके जो पिताजी थे वो थे अकबर ने खाना की उपाधि प्रदान की थी। ये कवि और सेनापति भी थे। टोडरमल आते हैं। टोडरमल पहले शेरशाह की सेवा में था, लेकिन
उसकी मृत्यु के बाद 1573 ईस्वी में अकबर की सेवा में आ गया। अकबर ने उन्हें वित्त मंत्री बनाया तथा राजा की उपाधि प्रदान की। इसे भूमि की माप के आधार पर लगान की वैज्ञानिक पद्धति का विकास किया। यह एक प्रसिद्ध सेनापति था। यह क्वेश्चन पूछा गया है, वैज्ञानिक पद्धति का लगान के लिए किसने विकास किया था। ये चीज़ को सबको पढ़िएगा ज़रूर अच्छे से। फिर उसके बाद में अबुल फजल आता है, फ़ारसी के विद्वान, प्रसिद्ध इतिहासकार। ये शेर के मुबारक के पुत्र तथा अकबर के दरबारी शायद फैजी के छोटे भाई थे। अबुल फजल कई वर्षों तक अकबर के विश्वासपात्र वजीर तथा सहायक रहे। इन्होंने आईने अकबरी ये किताब पूछी जाती है, इनके अकबरनामा 2 ग्रंथों की रचना की। ये बहुत बार पूछी गई किताबें हैं। फिर इसके बाद में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको मैं शामिल कर लेता हूँ, इसीलिए जिसमें आपका कोई भी चीज़ें छूटे ना। मुल्ला दो प्याजा अपनी वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध था और प्याज का प्रेमी होने के कारण इनको मुल्ला दो प्याजा का नाम दिया गया। फिर 7वें नंबर पे आता है मान सिंह, अकबर के शासनकाल का सबसे प्रसिद्ध सेनापति था। फिर 8वें नंबर पे था हमीम हुमाम, यह शाही पाठशाला का प्रमुख होता था। फिर उसके बाद फैजी विद्वान, कवि व साहित्यकार था। इसने गणित की पुस्तक लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था। अबुल फजल के बड़े भाई थे। अब ये चीज़ पूछी गई है आपसे क्वेश्चन, देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको हम एक्स्ट्रा अलग से बता देते हैं कि हाँ ये चीज़ पूछी भी गई है क्वेश्चन में। ठीक, वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इन्होंने सब्सक्राइब किया है, और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिए जिससे उनको भी फ़ायदा हो। और हम लोग जो है इसकी जैसे ही 20 तारीख को एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो जाएगा उसके बाद तुरंत हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने लेखपाल की तैयारी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और टॉपिक वाइज एकदम स्टार्टिंग से सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा अच्छे से डेली बेस पे। वो भी सारी क्लास फ्री होंगी और उसके साथ में उसका क्विज़ भी होगा जिसमें आपका कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, आपका सिलेक्शन जिसमें आसानी से और अच्छे से हो जाए। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य देख लीजिए, कब कब कौन कौन सन में किए थे। पूछा जाता है दास प्रसाद प्रथा की समाप्ति कब की, 1562 ईस्वी में। हरम दल से छुटकारा 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति 1564 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 ईस्वी में। आगरा की जगह उसे राजधानी नहीं बनाया, वो भी 1571 ईस्वी में। जागीर प्रथा की समाप्ति 1575 ईस्वी में। इबादत खाने का गठन 1575 ईस्वी में। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी में। दीन इलाही की स्थापना, ये तो अभी हमने पीछे बताया था लेकिन यहाँ पर रिपीट कर लीजिए, 1579 ईस्वी में। इलाही संवत का प्रारंभ 1583 ईस्वी में। आगे आता है जहांगीर। जहांगीर कौन था? 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक इसने शासन किया। अकबर की पत्नी तथा जयपुर आमेर की राजकुमारी जोधाबाई ने 30 अगस्त 1569 को मोहम्मद सलीम को जन्म दिया, जिसका नाम आगे चलकर जहांगीर रखा गया। ठीक, ये हो गया। फिर उसके बाद मोहम्मद सलीम 3 नवंबर 1605 ईस्वी को आगरा में जहांगीर का राज्याभिषेक होता है। जहांगीर ने आगरा के किले के शाहबुर्ज से यमुना नदी के तट पर एक सोने की चेन जंजीर लगवा दी थी, जिसे खींचकर कोई भी न्याय मांग सकता था। ये इनसे पूछा जाता है यही क्वेश्चन कि ये किसने सोने की जंजीर लटकवाई थी? जहांगीर ने लटकवाई थी। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया तथा सिख गुरु अर्जुन देव की शरण में चला गया। फिर उसके बाद में इससे नाराज होकर जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। फिर आगे बढ़ते हैं, मेवाड़ से युद्ध तथा संधि, यह संधि होगा। ठीक, संधि जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता थी। कश्मीर से लाहौर वापस जाते समय भीमवाड़ नामक स्थान पर 7 नवंबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। वह फारसी और तुर्की का अच्छा विद्वान था। इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए जहांगीरी। ये तुजुक और जहांगीरी किसने लिखी है? खुद इसने लिख रखी थी। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के समय में सबसे अधिक प्रगति चित्रकला की होती है। जहांगीर के समय पर चित्रकला को इस टाइम को कहा जाता है स्वर्णकाल। जहांगीर के समय का टाइम जो है वो चित्रकला के लिए स्वर्णकाल कहा जाता है। फिर जहांगीर को चित्रकला का अच्छा ज्ञान था। जहांगीर के अनुसार यदि आप उसके सामने कोई भी चित्र प्रस्तुत किया जाए तो वह बता देगा कि उसे किस कलाकार ने बनाया है, इतनी अच्छी उसको जानकारी थी। वो कहता था यदि एक चित्र को कई कलाकारों ने मिलकर बनाया है तो भी वह बता देगा कि चित्र का कौन सा भाग जो है वो किस कलाकार ने बनाया है, इतनी उसको चित्रकारी का ज्ञान था। जहांगीर ने अकबर का मकबरा बनवाया और लाहौर की मस्जिद बनवाया। इसमें यह सब प्रसिद्ध इमारतों का उसने बनवाया था। इनको अभी हम अगले लेक्चर में भी आपको पूरा एक
टेबल में दे देंगे, जिसमें आपको अच्छे से सब पता चल जाएगा। फिर आता है नूरजहाँ। नूरजहाँ आती हैं। नूरजहाँ के बचपन का नाम पूछा गया है 50 बार। मेहरुन्निसा उसका पिता गियास बेग, इसके पिता जो थे वो उनका नाम था गियास बेग, एक मात्रा होगी। गियास बेग फारस का निवासी था। जहांगीर ने गियास बेग को एतमाउद्दौला की उपाधि प्रदान की थी। गियास 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह किया और उसे नूर महल की उपाधि दी। इसको मेहरुन्निसा को 1613 ईस्वी में नूरजहाँ बादशाह बेगम बनी। फिर उसके बाद में उसने अपना अंतिम समय लाहौर में बिताया और 1645 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर अगला आता है, जन्म होता है शाहजहाँ का। शाहजहाँ आ जाते हैं 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक शाहजहाँ का काल रहता है। शाहजहाँ का जन्म कब हुआ? शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1562 ईस्वी को लाहौर में हुआ और इसके बचपन का नाम खुर्रम था। ये चीज़ पूछी गई है बहुत बार कि शाहजहाँ के बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। जहांगीर की मृत्यु के बाद 24 फरवरी 1628 को शाहजहाँ नया मुग़ल बादशाह बन जाता है। जब बना ये 24 फरवरी 1628 को यह बनता है शासक। तो यहाँ देखिए 1628 है तो ये शासक बन गए। 1617 ईस्वी में अहमदनगर तथा मुग़लों के बीच संधि हो जाती है। इस संधि का सबसे प्रमुख भूमिका जहांगीर के पुत्र खुर्रम की थी इसमें। इसलिए जहांगीर ने प्रसन्न होकर इनको शाहजहाँ की उपाधि दी। किसने दी थी? ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका कि शाहजहाँ की उपाधि किसने दी थी। ये चीज़ आपसे पूछी गई थी। ठीक, बहुत बार पूछी गई है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 1657 ईस्वी में जब शाहजहाँ बीमार हो गया तो उसके पुत्रों के बीच सुल्तान बनने की आपस में लड़ाई होने लग जाती है, संघर्ष होने लग जाता है। मुग़ल इतिहास में इसे उत्तराधिकार का युद्ध बोला जाता है। उत्तराधिकार का युद्ध, आपस में लड़ाई होती है शाहजहाँ के पुत्रों के बीच में, इसको उत्तराधिकार का युद्ध भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में इसमें शाहजहाँ ने अपने पुत्र दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन औरंगजेब खुद शासक बनना चाहता था। दारा शिकोह को लिटिल अकबर भी बोला जाता था, दारा शिकोह को। लेकिन फिर आगे होता क्या है? उत्तराधिकार के इस युद्ध में शाहजहाँ की मुमताज़ महल से जन्मी सभी 7 संतानों ने भाग लिया, जिसमें जहाँ आरा, कौन कौन सी संतान थी? जहाँ आरा, दारा शिकोह, इसको तो कहा ही था शाहजहाँ ने शासक बनाने के लिए, दारा शिकोह, फिर शाह शुजा, रोशन। ये वैसे पूछा नहीं जाता है आपसे, लेकिन ये जान लीजिए कितनी संतानें थी, ये ज़रूर जानना है आपका। 7 संतानें थी जिनमें आपस में लड़ाई होती है। औरंगजेब, और ये जान लीजिए कि दारा शिकोह को कहा था बनने के लिए, लेकिन औरंगजेब बनता है। फिर उसके बाद मुराद बख्श और गौहन आरा। इसके बाद में इनकी जो बहनें थीं कौन कौन सी? जहाँ आरा ने दारा शिकोह की मदद की थी, सहायता की थी, और रोशन आरा ने औरंगजेब की सहायता की थी। ये एक स्पेशल अलग से पॉइंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये चीज़ पूछा भी जाता है। यहाँ पे इनको अलग कलर से लिखे दे रहे हैं, ये लिखा है यहाँ पे। ये दारा शिकोह की मदद करने वाली बहन थी इनकी, जहाँ आरा नाम था, जहाँ आरा। उसके बाद में रोशन आरा थी, ये इन्होंने मदद की थी औरंगजेब, रोशन आरा ने मदद की थी। फिर उसके बाद में इस लड़ाई में 3 प्रमुख युद्ध हुए थे। कौन कौन से? धरमट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। ये चीज़ जो है ये बता रहे हैं आपको, ये अगर डीपली बहुत पूछा जाएगा तभी आपसे पूछा जाएगा। देवराई का युद्ध। ये जो हैं इन्होंने 3 मुख्य युद्ध हुए थे। इन युद्धों में औरंगजेब विजयी रहा था और फिर लास्ट में शासक बन गया था। शाहजहाँ ने आगरे के किले में शाहबुर्ज में बंदी के रूप में अपने अंतिम दिन बिताए थे। ठीक, शाहजहाँ ने आगरे के किले में शाहबुर्ज में बंदी के रूप में अपने अंतिम दिन बिताए। उसकी मृत्यु 1666 ईस्वी में ताजमहल में ही मुमताज़ की कब्र के पास उसको दफना दिया गया था, बगल में ही। शाहजहाँ ने आना सिक्का चलाया था। आना सिक्का
शाहजहाँ ने चलाया था। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर और ट्रेवनियर ने शाहजहाँ की समय ही यात्रा की थी। दोनों थे बर्नियर, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से फ्रांसीसी यात्री इसके समय में आए थे। ट्रेवनियर, ये दोनों फ्रांसीसी यात्री थे, फ्रांसीसी ठीक यात्री थे। अब शांति, संपन्नता, साम्राज्य विस्तार और सांस्कृतिक दृष्टि से श्रेष्ठ होने के कारण शाहजहाँ के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, शाहजहाँ मुगल काल का, तो शाहजहाँ के टाइम के पीरियड को स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहाँ का सिंहासन था, उसका नाम बता दें, ये पूछा गया है एक आपसे, तख्त ए ताऊस। तख्त ए ताऊस शाहजहाँ का सिंहासन था, जिसकी कीमत 1 करोड़ थी उस टाइम पे, 1 करोड़ रुपए थी, रुपए। और इसी में ही कोहिनूर हीरा जो है वो शाहजहाँ के ही पास था। संगीतकार सूरसेन, सुख सुख सेन और जगन्नाथ गायकों को शासकीय संरक्षण प्राप्त था। शाहजहाँ के समय सबसे अधिक उन्नति स्थापत्य कला की हुई। आगरा के किले में मोती मस्जिद, कोई घूमने गया होगा तो देखा होगा, बढ़िया है। दीवाने आम, दीवाने खास, मुसम्मन बुर्ज, शीश महल, नौलखा, ख्वाबगाह, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, काबुल, कश्मीर, अजमेर और कांधार आदि विभिन्न स्थानों पर कई इमारतें, महल, मकबरे और बगीचे बनवाए गए। इनकी पूरी लिस्ट आपको हम इसके बाद अगले लेक्चर में दे देंगे, जिसमें आपका कुछ भी फिर ये सब चीज़ छूटेगी नहीं। कौन कौन सी किसने क्या बनवाई इमारतें, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से, और कब बनवाई, किस में बनवाई, कैसा था, सब चीज़ें, लेखक कौन कौन से रचनाएं थी, सब चीज़ें आपको हम बता देंगे। ये चीज़ें आपको, जिसमें कोई भी चीज़ छूटे ना आपसे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मुमताज़ महल, का नाम, मुमताज़ महल के बारे में जान लीजिए। मुमताज़ महल का नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। यह एतमादुद्दौला की लड़की नूरजहाँ के भाई आसफ खां की पुत्री थी। इसका जन्म 1594 ईस्वी में हुआ था। शाहजहाँ से इसका विवाह 1621 ईस्वी में हुआ। शाहजहाँ ने इसे अपनी मुख्य पत्नी बनाया। उसे मलिक ए जमानी की उपाधि दी गई। फिर उसके बाद 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण बुरहानपुर में उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहाँ ने इसकी याद में ताजमहल बनवाया। फिर अगला नंबर आता है औरंगजेब। सारी लड़ाई के बारे में बता दिया जो हुई। फिर अगला नंबर आ जाता है औरंगजेब का। 1658 से 1707 ईस्वी तक इसका शासन चला। फिर 3 नवंबर 1628 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर औरंगजेब का जन्म हुआ था। 1636 से 1644 ईस्वी तक उसे पहली और 1652 से 1658 तक दूसरी बार दक्षिण का राज्यपाल बनाया गया। 1637 ईस्वी में औरंगजेब का विवाह फारस राजघराने की शाहनवाज की पुत्री दिलरास बानो के साथ में हुआ था। ये दिलरास बानो बेगम इनकी पत्नी थी। औरंगजेब का पहला राज्याभिषेक हुआ था 31 जुलाई 1658 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। ये पूछा गया है। फिर दूसरा राज्याभिषेक भी हुआ था इसका, इसलिए इसको पूछा जाता है। 1659 ईस्वी में को पुनः दिल्ली में हुआ, फिर से हुआ इनका राज्याभिषेक। ठीक, फिर औरंगजेब ने कठोरता से शासन किया तथा हिंदू प्रजा और हिंदू राजाओं के साथ असहिष्णुता का व्यवहार किया था। इसने सिंहासन पर बैठते ही औरंगजेब ने लगभग 80 करों को समाप्त कर दिया। इसमें कौन कौन से मुख्य थे? राहदारी, ये होता था परिवहन कर। इनको, ये नाम आपको याद होने चाहिए। अगर अच्छे क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो ये नाम ही पूछते हैं कि ये कौन सा कर होता था। फिर पानडारी, इसको चुंगी कर कहते थे, चुंगी कर। फिर एक आब वाब, ये होता थे अन्य कर, इनको कहते थे। ये सब ख़त्म किए थे। उसने नौरोज का त्यौहार मनाया
फिर और झरोखा दर्शन जो अकबर ने शुरू किया था, सिक्कों पर कलमा खुदाना और तुलादान आदि सब पर रोक लगा दी। और साथ में जुआ एवं नशा और जुआ इन पर भी बंद कर दिया। दरबार में हिंदू त्यौहार को मनाने से रोक लगा दी। इसने हिंदू त्यौहार मनाने से रोक लगाई थी, इसीलिए कहा जाता है कि इसने हिंदू प्रजा और राजाओं के साथ में असहिष्णुता का व्यवहार किया था। त्योहारों का रोक लगाई, हिंदू त्योहारों पर रोक लगा दी इसने। फिर उसके बाद औरंगजेब ने सभी हिंदुओं पर जजिया लगाया और हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर भी लगाया। तीर्थ यात्रा कर में हिंदू व्यापारियों से 5% कर वसूल हो जाता था। किससे? हिंदू व्यापारियों से। ठीक। औरंगजेब की नीतियों के कारण उसके समय में कई विद्रोह हुए। इनमें कौन कौन से मुख्य थे? सतनामी, सिख राजपूत विद्रोह, ये जो हैं सबसे ज़्यादा मुख्य थे, सिख राजपूत विद्रोह। इसके समय जाटों ने गोकुल के नेतृत्व में विद्रोह किया। फिर राजा राम एवं चूड़ामन के नेतृत्व में जाट विद्रोह हुआ। अंत में जाटों ने मथुरा के पास भरतपुर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। जाटों ने। फिर औरंगजेब के समय ओरछा के राजा चंपत राय और उसके पुत्र छत्रसाल ने बुंदेलखंड को स्वतंत्र करा लिया था। स्वतंत्र कराया बुंदेलखंड को चंपत राय और उनके पुत्र छत्रसाल ने। ठीक, ये हो गया। 3 मार्च 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। और इसका एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसको कहाँ दफनाया गया? दौलताबाद में दफनाया गया। इस तरह से आपके जो इतने इम्पोर्टेंट जितने भी शासक थे इसके, वो मैंने बता दिया। अब अगले में आपको हम इसकी शासन व्यवस्था, केंद्र की, प्रांत की, और फिर लगान व्यवस्था, कर जो वसूले जाते थे, फिर इनकी इमारतें, जो किताबें हैं, चित्रकारी, इनकी कला संस्कृति, इन सब साहित्य, इन सब चीज़ के बारे में अगले लेक्चर में बता देंगे। तो इसका कोई भी क्वेश्चन आपका जो इम्पोर्टेंट है वो नहीं छूटेगा, इन्हीं में से ही देखिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं पूरी कोशिश करता हूँ, सब जगह से देख के बताता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, सारी चीज़ें उसमें शामिल हो जाएँ। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, और फिर फॉरवर्ड भी कर दीजिएगा, कुछ लोगों को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। नमस्कार, धन्यवाद।